हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी विदाउट क्लटर। हमारा मेन एम है कि हम न्यूज़पेपर से उन सभी आर्टिकल्स को कवर करें जो कि आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो काइंडली वॉच दिस वीडियो इन 2x ताकि आपका टाइम सेव हो सके। हमारे लिए हमारे वॉच आवर्स को बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन का टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम गवर्नमेंट। देखो, कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि वंदे मातरम की रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस साल हमने पढ़ा कि वंदे मातरम को हो चुके हैं 250 साल। ठीक है, अब ईयर्स कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो जाता है वंदे मातरम। समझते हैं। पहली चीज जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है वो कि किस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू की है। तो याद रखना, होम मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन इशू की है कि जब भी कभी किसी गवर्नमेंट फंक्शन में या किसी ऑफिशियल फंक्शन में, स्कूल्स में, अगर कभी भी हमें वंदे मातरम, नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग गाना है तो पहले हमें वंदे मातरम गाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें वंदे मातरम से स्टार्टिंग करनी है। दूसरा, हमें इसके सारे स्टेंजास, दैट मीन्स 6 स्टेंजास पूरे गाने पड़ेंगे। इसके पहले होता क्या था कि आगे के 4 स्टेंजास में कुछ रिलीजियस इंटरफेरेंस देखा गया। हमारा वंदे मातरम है 6 स्टेंजास का, पहले हम गाते थे सिर्फ 2 स्टेंजास। क्यों? क्योंकि आगे के 4 स्टेंजास में कुछ रिलीजियस इंटरफेरेंस देखा गया। ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो सॉन्ग है ये माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है। तो कुछ लोग इसको गाने से हेजिटेट होते थे या नहीं गाते थे। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लेरिफाई किया और होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू की कि अब हमें सारे, दैट मीन्स 6 स्टेंजास गाना मैंडेटरी है। ठीक है, फ्रेश गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूपीएससी मुझे ट्रैप में फंसा सकता है कि पहले कितने स्टेंजास गाए जाते थे और अब कितने गाए जाते हैं। तो याद रखना, पहले 2 और अब पूरे 6। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके लिए ड्यूरेशन भी डिसाइड की गई है कि ऑफिशियली हमें पूरे 6 स्टेंजास 3 मिनट एंड 10 सेकेंड्स में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिस तरह से हम बाकी नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारे लिए नेशनल सॉन्ग को भी रिस्पेक्ट करना कंपलसरी है, एक्सेप्ट इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल्स के लिए जरूरी नहीं है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहें, बाकी रिस्पेक्ट तो हमें करना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वंदे मातरम की अगर मैं बात करूं, इट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी एक नॉवल है आनंद मठ, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि इसका मेंशन हमें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मिलता है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आप चाहते हो उसका आंसर तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसमें हम आपको आंसर बता देंगे। यू कैन ऑल्सो गिव आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम द वंदे मातरम। कहीं से भी वंदे मातरम में से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, देयर इज अ हाई चांसेस। चलो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हैव स्टेट्स गेन्ड फ्रॉम द 16th फाइनेंस कमीशन। हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पहले भी बात की है, बट कंटिन्यूअसली फाइनेंस कमीशन पर न्यूज आ ही रही है। और आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला सेक्शन है वो स्पेशली मैं कह रही हूँ यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो छोड़कर जाना का कोई चांस ही नहीं है। पहले थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र हमें आर्टिकल नंबर 280 में मिलता है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, दैट मीन्स इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमारी 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, ये हुए स्टैटिक पार्ट।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका काम क्या होता है, क्यों बनाई जाती है। पहला चीज, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे टैक्स को डिवॉल्व किया जाएगा, कैसे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को कितना पैसा देगी, ये चीज रिकमेंड की जाती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है दैट आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। जरूरी नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट उस चीज को माने, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइसेस होती हैं, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ठीक है। पहला चीज ये बताता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स यूपी को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा, ये भी फॉर्मूला जो है ये भी डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के ही द्वारा, ठीक है। बाकी जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, पंचायत अपने फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे इम्प्रूव कर सकती है, डिजास्टर फाइनेंसिंग को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशंस दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और जो भी टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस प्रेसिडेंट बोलें कि भाई हमें इस चीज में रिकमेंडेशन दो, तो उन सब चीजों में फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, दैट मीन्स पार्लियामेंट को, ठीक है, क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आज के टॉपिक से कवर करना है वो है ये टेबल लिख कर रख लो। पहली चीज तो इस साल 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई है। दूसरा, कंटिन्यूअसली सदर्न स्टेट्स, सदर्न तो छोड़ो, पूरा इंडियन स्टेट्स जितने हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको जितना पैसा मिल रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए फाइनेंस कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में है। और प्रीलिम्स में वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल को रट के चले जाना, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन है इसने बोला है कि हम 41% डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे स्टेट्स के साथ। अब इसको सीधी सी लैंग्वेज में समझो, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए जनरेट किए, 100 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, दैट मीन्स उसमें से वो 41 रुपीज स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे, बाकी अपने पास रखेंगे, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन ने 41 कहा, 14th ने भी 41 कहा, 15 ने भी 41 कहा। सिमिलरली 14th फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2015 के पहले स्टेट्स को सिर्फ और सिर्फ 32% शेयर किया जाता था। 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि अब हमें सेंट्रल टैक्सेस में से स्टेट्स का शेयर बढ़ाना है, 32 से 42% कर दिया था इन्होंने, क्लियर है। याद रखना 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वाईवी रेड्डी, उन्होंने कहा कि अभी तक आप सिर्फ 32 शेयर 32% शेयर करते थे स्टेट्स के साथ, अब उसको बढ़ा करके 42% शेयर कर दो। वापस से 15th और 16th फाइनेंस कमीशन ने 41 कर दिया था इस चीज को, ठीक है। ये डिवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन देख सकते हो, बाद में मेरे पास मत आना कि गलत हो गया, इस चीज को याद कर लेना। अब स्टेट्स में आपस में हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन कैसे होगा। पहला चीज, इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस मतलब कि एक, वी ऑल नो हर एक स्टेट में एक पर्सन की इनकम में डिस्टेंसेस होते हैं, जितना एक महाराष्ट्र का पर्सन कमाता होगा जरूरी नहीं है ना कि उतना ही यूपी का भी कमा रहा हो, उतना ही बिहार का भी कमा रहा हो, तो जितना इनकी इनकम में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पैसा फाइनेंस कमीशन उस स्टेट को देगी, समझ में आया। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मनी विल बी गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन। इस डिस्टेंस को 2000 मतलब 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 50 डिजिट्स का उनको वेटेज दिया गया था, 50 वेटेज दिया गया था, बट अब उसको कर दिया गया है 42.5%। फिर पॉपुलेशन 1971 के बेसिस से देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल हमने चलाया था, इसलिए पहले 13th फाइनेंस कमीशन सिर्फ 1971 की पॉपुलेशन को ही लेकर के वेटेज देता था,
बट बाद में ये डिसाइड किया गया कि अब पॉपुलेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। 1971 के हिसाब से सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हो गई है, नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो इसलिए 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पर पैसा डिवॉल्व नहीं किया जाता है। अब कंप्लीटली पैसा 2011 की पॉपुलेशन के बेसिस से डिवाइड किया जाता है, जिससे वेटेज दिया गया है 17.5। फिर एरिया हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और फिस्कल डिसिप्लिन मतलब कि कौन सी जो स्टेट्स हैं वो फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया पूरी तरह से हटा दिया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की जो स्टेट्स है, एजुकेशन हेल्थ में कितना इन्वेस्ट कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस बेसिस पर एलोकेशन बढ़ाया गया है। टैक्स एफर्ट्स बिल्कुल हटा दिए गए हैं 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। हर किसी को पता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में लिखा है मल्टी मेंबर बॉडी है, 5 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये टेबल मोस्टली लोग छोड़ करके चले जाएंगे, बट तुम पढ़कर जाना और क्वेश्चन सही करके आना, ठीक है। यही था इंपॉर्टेंट इसमें से। अब दूसरा चीज, द CPI बेस्ड रिवीजन एक्सरसाइज मेजर्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, ये CPI क्या होता है, फिर ये बेस्ड रिवीजन क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। देखो, वी ऑल नो इंडिया में हो सकता है कि कोई चीज जो 10 रुपए की है वो मेरे लिए महंगी ना हो, लेकिन किसी और पर्सन के लिए वो 10 रुपए की चीज महंगी हो, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन RBI ने ये मैंडेट रखा है कि मुझे CPI प्लस इन्फ्लेशन प्लस माइनस 4% सिर्फ रखना है। मतलब कि इन्फ्लेशन मतलब कि चीज़ों का जो दर है, जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ की, वो कितने परसेंटेज से बढ़ सकती है या घट सकती है, दैट शुड बी बाय 4%। इन्फ्लेशन शुड बी विद इन दिस लिमिट, मतलब कि 2 से 6% के बीच में अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में अगर महंगाई है, तो ये एक सही ब्रैकेट के अंतर्गत है, ये एक गुड है, हमारी इकोनॉमी के लिए गुड इंडिकेटर है, ठीक है। अब जो RBI है वो ये किससे मेजर करती है, 4% जो है इन्फ्लेशन रेट, वो किससे मेजर किया जाता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि एक बकेट होती है जिसमें कंज्यूमर्स के द्वारा जो चीजें कंज्यूम की जाती हैं, जैसे कि फूड, जैसे कि जो भी मटेरियल, पेट्रोल डीजल, जो भी उनके रोजमर्रा के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें एक कंज्यूमर को कितने रुपीज में मिल रही है, इसे बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यू कैन सी रिटेल लेवल पर कंज्यूमर कितना इन्फ्लेटेड प्राइस में गुड्स परचेस कर रहा है, ठीक है। It tracks prices of goods and services that households commonly consume, जैसे फूड, फ्यूल, रेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इन सारी चीजों में एक कंज्यूमर कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। RBI के द्वारा यही यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। यूजुअली जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो मेजर करता है CPI, ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लेबर ब्यूरो के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को बस इतना याद रखना है कि NSO के द्वारा CPI रिलीज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस जो बकेट है, गुड्स की बकेट है, उसमें फूड एंड बिवरेजेस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। फिर मिसलेनियस, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, फ्यूल, क्लॉथिंग, फूड, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पहले बेस ईयर 2012 से ली जाती थी, बट अब इस बेस ईयर को चेंज करके 2024 कर दिया गया है। क्वेश्चन उठेगा वाई मैम,
ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है 2012 में हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा एक्सपेंडिचर का हैबिट कुछ अलग रहा हो सकता है हम उस टाइम पर सबसे ज़्यादा फूड एंड बिवरेजेस में खर्च करते हो, बट अगर करंट सिनेरियो देखोगे तो हो सकता है हम कहीं और खर्च कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में, अपनी शॉपिंग्स वगैरह में। तो जो कंजप्शन का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, सर्विस सेक्टर का शेयर जो है वो बढ़ चुका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह में हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ चुके हैं, हम सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ने नया डेटा प्रोवाइड किया है। इन सब वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2012, उसको चेंज करके हमने कर दिया 2024। जैसे अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस लेवल पर लिया जाता है, रिटेल लेवल पर, मतलब कि एक कंज्यूमर को उस गुड्स का प्राइस कितना मिल रहा है। सिमिलरली होलसेल लेवल पर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें चीजों को होलसेल रेट पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन याद रखना, आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए सीपीआई यूज करता है। रीजन क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर लेवल पर ही मिलती हैं। होलसेल में सर्विसेज मिलती हैं क्या? नहीं मिलती है ना। इसलिए अगर सर्विसेज होलसेल में नहीं आती हैं तो कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करके। इसीलिए सीपीआई का यूज करते हैं, एनएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। वहीं डब्ल्यूपीआई जो है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। पहले इसका बेस ईयर था 2012, अब इसका बेस ईयर बना दिया गया है 2024। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज क्या कहती है? जुडिशियल ड्रिफ्ट इन ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हियरिंग। देखो इसमें ये बात की जा रही है, वी ऑल नो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस की जिसमें यूजुअली वो वोटर्स को कह सकते हैं वापस से वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी हमारे इलेक्टोरल रोल में वोटर्स का नाम लिखा है वो वोटर्स वैलिड हैं या नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इस प्रोसेस को बोला गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये प्रोसेस करते वक्त कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें लोगों ने एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर क्वेश्चन उठाया। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है जिसमें आप लार्ज स्केल वेरिफिकेशन कर रहे हो या वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर रहे हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर क्वेश्चन उठाया गया। ऐसा दिखा कि जो एसआईआर प्रोसेस है ये आर्बिट्रेरी लोगों के नाम को डिलीट कर रही है, लोगों को फोर्स कर रही है कि आप अपनी सिटीजनशिप को रीप्रूफ करवाओ। एक होता है प्रूफ करवाना कि आप भारत के सिटीजन हो, एसआईआर के थ्रू लोगों की सिटीजनशिप्स को रीप्रूफ किया जा रहा है। तो इन्हीं दो क्राइटेरियाज के कारण एसआईआर के क्वेश्चन को लेकर के लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया गया कि आप ये डिसाइड करो कि एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर जो इसका आइडिया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना, वो चेक नहीं किया। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोसीजरल क्लैरिफिकेशंस दे रहा है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अपना काम, सुप्रीम कोर्ट को ये चेक करना है, जुडिशियरी को ये चेक करना है कि कोई भी चीज भारत में हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही है या हाँ या ना। आप इतना जवाब दो। बट सुप्रीम कोर्ट ये जवाब ना दे करके एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया में घुस कर आ गया है कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। दिस इज रॉन्ग। जो ये आर्टिकल है, जो ये एडिटोरियल आया है, वो यही बात कर रहा है कि जो काम जुडिशियरी का है उस पे
एट द पॉइंट जब रिक्वायरमेंट है जजमेंट की, आप तब रिक्वायरमेंट दो, तब उस डिमांड को फुलफिल करो। ये डिसाइड करो कि वेदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बन करके एक्ट नहीं करना है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो। आपको ये डिसाइड करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। दिस इज नोन एज जुडिशियल ड्रिफ्ट, दैट मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन है उससे अगर आप दूर हो रहे हो, दिस इज नोन एज जुडिशियल ड्रिफ्ट। समझ में आया? इज इट क्लियर? यहां से आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, लाइक लार्ज स्केल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स raises important constitutional questions regarding democratic participation and state power. डिस्कस, है ना? अब चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर्स द सैंक्टम। जो ये न्यूज आई है ये भी बहुत अच्छी है और ये भी जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन उठा रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद 1950s के बाद आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 दोनों आर्टिकल्स में रिलीजियस फ्रीडम दी गई और रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्रीडम दी गई। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन याद रखना ये जो फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। दैट मीन्स आप अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय करते वक्त किसी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और किसी दूसरे फंडामेंटल राइट को अब्रिज ना करो। ठीक है, किसी इन चीज़ों को अगर आप टच नहीं कर रहे हो तब तक आप अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जुडिशियरी ने क्या किया, जुडिशियरी एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ गई, दैट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। आप कौन होते हो ये चीज़ डिसाइड करने वाले कि जो 300 साल 400 साल पुराने रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं किसी रिलीजन के लिए या नहीं। ये डिसाइड करने के लिए कोर्ट कैसे, मतलब कैसे इस चीज को कोर्ट हैंडल कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। जैसे कि सबरीमाला केस में जुडिशियल रिव्यू को रिलीजियस मैटर्स में और स्ट्रेंथन किया गया। तो इसीलिए ये जो एडिटोरियल है ये पूरा जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है कि आप जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टेस्ट करते हो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किस बेसिस पर। कोर्ट्स जो है इससे ये दिखा रहा है कि जो कोर्ट्स हैं वो सैंक्टम में एंटर हो रहे हैं। सैंक्टम मतलब कि रिलीजियस डोमेन में इंटरफेयर हो रहे हैं। टेम्पल्स आर नॉट प्राइवेट स्पेसेस बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, ये तो सही बात है, बट आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अगर मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाला टेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर का जो क्राइटेरिया है कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे, एंटी रिलीजन के बाहर नहीं जाओगे, तो इन सब के मोरालिटी को आप अब्रिज कर रहे हो। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा बट इजी लैंग्वेज में समझें तो ये आर्टिकल सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जुडिशियरी का काम रिलीजियस सैंक्टम में इंटरफेयर करने का नहीं है। कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है तब आप उस चीज़ पर इंटरफेयर करो।
अदरवाइज टेम्पल्स भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं, लेकिन 300 साल 400 साल पहले उनमें कौन सी प्रैक्टिसेस होती थी आपको कैसे पता, आप कैसे उस टेस्ट को जस्टिफाई करोगे। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेंस में आप कहीं पर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।